The very first question is, when a 10 microcoulomb charge is enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is phi. Now another minus 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface, then the flux passing through the surface is. तो क्या कह रहा है कि कोई भी क्लोज सरफेस है और उसके अंदर चार्ज कितना रखा है, प्लस 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, और उससे जाहिर सी बात है कोई ना कोई फ्लक्स रिलीज होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है ना। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एज पर गॉसियंस लॉ 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। अब क्या कह रहे हैं, नाउ अनदर माइनस 10 क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो अब दो चार्ज हो गए, एक तो प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज और एक हो गया माइनस 10 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है ना। तो अब देखिए रिजल्टेंट टोटल चार्ज कितना हो गया इसके अंदर, तो वो हो गया 0, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, ठीक है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फ्लक्स आएगी अपनी 0। तो देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज 0। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, there exists an electric field of 100 Newton per coulomb along z-axis. The flux passing through a square of 10 cm side placed on xy plane inside the electric field is. कितनी फ्लक्स पास होगी, द फ्लक्स पासिंग थ्रू, तो फ्लक्स हमें निकालनी है। तो क्या दे रखा है, कोई भी प्लेन है हमारा मान लीजिए, और प्लेन कैसा आपका स्क्वायर में है, जिसकी हर एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर की साइड है, और ये कैसा है, एक्स वाई प्लेन है। तो ये हो गया आपका मान लीजिए एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है ना। ये एक्स वाई प्लेन दे रखा है। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना अलोंग जेड एक्सिस। तो हमें पता है, जाहिर सी बात है, किसी भी प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है ना। तो उसका नॉर्मल अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो पेज के ऊपर कैसे दिखेगा, ये परपेंडिकुलर ना। तो इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और एरिया वेक्टर क्या होता है, वो भी हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है सरफेस के ऊपर। तो एरिया वेक्टर भी इसी के अलोंग है, ठीक है ना, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो डी एस यहाँ पे क्या है, अपना डी ए हो जाएगा, स्मॉल एरिया, ठीक है ना। बट टोटल एरिया ए है और अपन कोई स्मॉल एरिया ले लेते हैं मान लीजिए, तो वो अपना क्या है, डी ए, स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया। तो वो भी जेड के अलोंग ही रहेगा उसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है ना, जिसको अपन एन यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसमें, 100 और इनटू एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, तो साइड ये दे रखी है ना, तो साइड का स्क्वायर होता है एरिया, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका ऐसे बनेगा, देखिए ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया साइड स्क्वायर, और कोस थीटा, थीटा कितना अपना 0 डिग्री है, तो कोस 0 होता है 1, तो 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4, तो ये अगेन कितना आ गया अपना 1 आ गया ना। तो ये आंसर है आपका 1.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस इज आर। तो कोई 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर दे रखा है, और ये है 4q और ये है मान लीजिए -q। ए थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड एट देयर मिड पॉइंट।
तो इसके मिड में कहीं पे अपन एक Q चार्ज रख देते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन -Q इज 0। ठीक है, अगर रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज के ऊपर 0 लग रहा है तब Q की वैल्यू क्या होगी। तो इसको नाम दे देते हैं अपन, जैसे कि इसको नाम दे दिया अपन ने Q1, इसको नाम दे देते हैं Q2 और ये अपना Q है ही। इसके ऊपर निकालना है अपने को, इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। तो इसके ऊपर फोर्स Q1 और Q की वजह से कितना आएगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, इसको नाम दे देते हैं 3। ठीक है ना, ये अपना कोई भी Q3 चार्ज है। ठीक है, तो 3 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ये आएगा नेट फोर्स। ये क्या है, नेट फोर्स आया, नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 सेकेंड चार्ज के ऊपर, और ये कितना है अपना 0 है। ठीक है ना, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन -Q चार्ज इज 0, रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो इसके ऊपर आ गया 0। तो देखिए ये कैसे इक्वेट करेंगे इसको अपन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ये हो जाएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या है, K Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, R है, तो R स्क्वायर, और इज इक्वल टू माइनस K Q2 Q3 अपॉन, और इन दोनों के बीच में फोर्स कितना, तो ये कह रहा है कि मिड वे, बीच में रखा हुआ है। इसका मतलब ये डिस्टेंस अपना R/2 है, ये डिस्टेंस अपना R/2 है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, R/2 का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेट कर लो, तो जो कॉमन है वो कट जाएगा। क्या क्या कटेगा इसमें, तो K कट गया, Q2 कट गया, और R स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये 4 बच जाएगा अपना। तो देखिए क्या आता है एक्सप्रेशन, Q1 इज इक्वल टू 4 माइनस में Q3। अब Q1 कितना है, 4Q है, इज इक्वल टू -4, और Q3 अपना कितना था, Q, तो 4 से 4 ये कट गया, तो Q की वैल्यू पूछी थी, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -Q। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed at the center of a sphere. The flux passing through the surface of the sphere is, तो कोई भी स्पेयर है, उसके सेंटर में हमने एक डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल में हमें पता है कि चार्ज जो होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है और अपोजिट नेचर का होता है। तो ये -Q और उतने ही अमाउंट का चार्ज ये हो जाएगा +Q। तो नेट चार्ज कितना हुआ इसकी स्पेयर के अंदर, 0। तो इसका मतलब जो फ्लक्स पास होगी, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स क्या होती है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड एज पर गोस्ट लॉ। तो चार्ज अपने पास 0 है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल metal spheres A and B carry same charge Q. When the two spheres are at distance r from each other, the force acting between them is F. तो क्या कह रहे हैं कि दो हमारे पास स्पेयर हैं, स्पेयर A एंड स्पेयर B, विच कैरीज सेम चार्ज Q। तो इस पे भी चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज Q है, सेम चार्ज है। और उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स F लग रहा है। क्या आएगी वैल्यू, K Q² अपॉन, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है, R डिस्टेंस है, तो अपॉन में R², तो ये फोर्स लग गया। अनदर आइडेंटिकल स्पेयर C इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद A। तो सेम मतलब आइडेंटिकल स्पेयर है, मतलब इसी साइज का एक स्पेयर C स्पेयर जो है, इसके हम कॉन्टेक्ट में कर लेके आएंगे A के, तो उससे होगा क्या, कोई थर्ड स्पेयर है C, उसको जब हम A के कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे
तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, या और फिर जब उसको अलग करेंगे तो इसके बाद ए स्पेयर पे चार्ज कितना बचेगा, इस पे चार्ज बचेगा ए स्पेयर के ऊपर Q/2, क्योंकि हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना भाई। ये चार्ज इस पे मेरा Q अमाउंट का चार्ज था और इस पे मेरा कोई भी चार्ज नहीं है स्पेयर C के ऊपर, तो ये चार्ज मेरा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे के ऊपर, यानी कि एक सिंगल के ऊपर कितना बच गया मेरा Q/2 और इसके ऊपर कितना बच गया Q/2, ठीक है ना। फिर उसी स्पेयर को कह रहा है कि C को फिर ये B के कांटेक्ट में लेके आया, तो अब B के ऊपर चार्ज है Q और C के ऊपर चार्ज क्या है Q/2, तो अब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, तो Q + Q/2 यानी कि 3Q/2, ये तो नेट चार्ज आ गया। और एक स्पेयर के ऊपर कितना होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, सेम साइज है, तो मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल चार्ज तो इतना है, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों के अंदर, तो C के ऊपर जितना आएगा उतना ही B के ऊपर आएगा, तो फिर B के ऊपर कितना आएगा, तो ये पूरा /2 यानी कि 3Q/4, ठीक है ना, इतना चार्ज आ गया B के ऊपर, डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रही है। अब बताओ नया फोर्स कितना होगा F', तो Q/2 3Q/4 अपॉन R²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा Q², यहाँ 3 अपॉन 8 R², तो ये बचा 3/8 और KQ² अपॉन R², ये किसके बराबर था, F के बराबर, 3F/8, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन HCl एटम इज इतना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें P की वैल्यू दे दी गई है, कितनी होती है, कितनी है 3.4 × 10⁻³ कूलाम मीटर। द चार्जेस ऑन बोथ एटम्स आर अनलाइक एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो डायपोल में ऐसा ही होता है, दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन चार्ज दोनों पे अपोजिट होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, और हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है उस चार्ज की, तो ये डायपोल है अपना -Q + Q विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2L। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कितना है, तो 2L कितने के बराबर है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, हमें Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड निकालनी है Q की, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q2L, Q हमें निकालना है, तो मोमेंटम अपॉन 2L, तो मोमेंटम कितना दे रखा है 3.4 × 10⁻³ अपॉन 2L, 2L कितना दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम ना, तो 10⁻10, तो ये हो जाएगा अपना 3.4 × 10⁻, और ऊपर जाएगा तो -20 कूलाम, तो ये अपना आ जाएगा नेट चार्ज, नेट चार्ज इन द सेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल चार्ज, तो 3.4 × 10⁻20, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आर डैश, टेक Q एज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज की डायमेंशन अपने को क्या लेनी है, Q लेनी है, ठीक है ना, और हमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², तो ε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4π Q1 Q2 अपॉन F R², तो ये तो अपना कांस्टेंट फैक्टर है, इसके हिसाब से यूनिट क्या बनेगी, कूलाम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इससे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। कूलाम के लिए क्या बोल रहा है ये, क्या यूज़ करना है अपने, क्यू एज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के लिए अपन क्यू वर्ड यूज़ कर लेंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन न्यूटन किसकी है, फोर्स की होती है। तो 11th क्लास में हमने डायमेंशंस पढ़ी हैं, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगी 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो हो गया केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को अपन देखेंगे मास में और मीटर को अपन देखेंगे लेंथ में और सेकंड्स तो -2 और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचा है, क्यू स्क्वायर अपॉन एम एल क्यूब टी -2, यानी कि एम एल क्यूब टी एम -1 एल -3 टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point charges kept at a distance in vacuum is अल्फा। तो मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास Q1 Q2 और विच आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। तो मान लीजिए R डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो उनको जब हम वैक्यूम में रखते हैं तो उनके बीच में फोर्स मान लीजिए कितना आता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसी सिस्टम को इफ द सेम टू चार्जेस आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब इसी सिस्टम को हम किसी मीडियम में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, ये है। और इसी सिस्टम को जब किसी मीडियम में प्लेस कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, एफ डैश कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इनके बीच में एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप अगर 12th क्लास के वीडियो देखोगे मेरे यूट्यूब पे तो उसमें मैंने सारा डिस्कस कर रखा है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, ये रिलेशन था। तो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है ना। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस तरीके से द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 point चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम 2 चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन मीडियम। तो क्या पूछा है, जब मीडियम में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, तो इस ये वाला टर्म यूज़ कर लो। तो एफ डैश क्या हो जाएगा अपना, एफ अपॉन के, और एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, अल्फा, तो अल्फा अपॉन के। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्या कह रहा है, 2 point चार्जेस Q एंड 4Q आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो 2 point चार्जेस हैं, एक Q है और एक 4Q है, विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 3 × 10⁻² मीटर। At what distance on the line joining them the intensity of electric field is 0। अब इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कहाँ हो सकती है, द लाइन joining द 2 चार्जेस, मतलब ये लाइन ना, तो कहाँ हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती कब है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही हो, E1 E2, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन से अगर आ रही हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं
तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वहाँ पे उस केस में 0 हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ई नेट कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये सेम अमाउंट की है तो ये हो जाएंगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, वेयर E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। तो E1 E2 सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, अपनी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और इस तरह का अगर केस होगा कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी ऐड अप हो जाती है, ऐड अप होती है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कोई एक्स पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो देखिए इस Q1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी और इस 4Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐड होगी, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कोई वाई पॉइंट, तो उस पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन रहेगी, और 4Q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐड अप हो जाएंगी, तो ये पॉइंट भी हम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब पॉइंट आपको कहीं ना कहीं इन बिटवीन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये होगी E1, इसको नाम दे देते हैं अपन 1 और इसको 2 और इसको नाम दे देते हैं 3, ठीक है ना। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E1 और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर, ये E2, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ई नेट वो आएगी अपनी, अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी आएगी, इसकी वजह से आएगी ना 4Q की वजह से, तो E2 माइनस E1, ठीक है। और क्योंकि क्या बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, इसका मतलब ये हो गया अपना 0, यानी कि अपन लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है ना। अब देखिए E1 की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू ही है, अपॉन आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, तो मान लेते हैं अपन ये डिस्टेंस है अपना x और ये डिस्टेंस है अपना 30 माइनस एक्स, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये अपना हो जाएगा के और 4Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें k कट जाएगा, q कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यानी कि 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 30 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ी, 10 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q, भाई ये x की वैल्यू अगर ये 10 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल इज 10 mm, द रेडियस ऑफ ए कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल, तो ये शेल है मतलब अंदर से क्या है, होलो है, ठीक है ना। शेल का मतलब क्या होता है, अंदर से होलो है ये,
होलो है, ठीक है ना, खोखला है ये कोई, और ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस दे रखी है अपने को r, ठीक है ना, और 100 माइक्रोकूलम चार्ज इज स्प्रेड ऑन इट, और इसके ऊपर एक चार्ज स्प्रेड हो रखा है 100 माइक्रोकूलम का। क्लियर है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए 10 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड एट इट सेंटर, इसके सेंटर में कोई 10 माइक्रोकूलम चार्ज अगर है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो पूछा है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज हमेशा मेटल के सरफेस के ऊपर आता है, मतलब कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसके सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये होलो अंदर खाली है, तो खाली है मतलब कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर अपना कोई चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो अंदर चार्ज क्या होगा अपना, जीरो, वो पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा चार्ज सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो अगर चार्ज अगर आपका जीरो है तो जाहिर सी बात है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, और फोर्स हम क्या पढ़ते हैं, क्यू ई, ठीक है ना। तो चार्ज भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर इज जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए वेरीज एज दिस, द टोटल चार्ज ऑन इट इज, कितना होगा टोटल चार्ज, कि मान लीजिए कोई सर्कल है, और तो सर्कल है तो उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो है, जिसकी रेडियस कितनी है, ए इसकी रेडियस है, और इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो मान लीजिए टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, क्यू है, ठीक है ना, द टोटल चार्ज ऑन इट, तो वो हमें निकालना है, टोटल चार्ज कितना है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है अपने को, लैम्डा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा। तो मान लीजिए यूनिट लेंथ ये ले लेते हैं अपन, टोटल लेंथ L है और ये यूनिट लेंथ जो है DL है, और टोटल चार्ज अपना Q है, और इस पे जो चार्ज अपना रखा हुआ है इतने से एरिया में, वो अपना चार्ज कितना है, DQ है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं DQ अपॉन DL, तो स्मॉल चार्ज कितना हो गया, लैम्डा DL। तो ये तो स्मॉल के लिए था भाई, स्मॉल चार्ज कितना है स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर, एंटायर के लिए अपने को चार्ज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। तो लैम्डा की हो जाएगी अपने पास, क्या दे रखी है, लैम्डा नॉट कोस थीटा DL। एंटायर के लिए निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एंटायर चार्ज Q, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे इसको, तो लैम्डा नॉट और DL ये बाहर आ जाएगा, और कोस थीटा अंदर रह जाएगा, ठीक है। ये वेरी कर रहा है, तो कैसे वेरी कर रहा है ये, 0 से 2 पाई, ठीक है ना। पूरा पूरा एंगल कितना बन जाएगा सेंटर के साथ, 2 पाई ना। तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा नॉट DL, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा 0 से 2 पाई, तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट DL, और ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0। तो नेट चार्ज कितना आया, 0। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट चार्ज अपने पास Q, ठीक है ना, और प्लस मान लेते हैं इसको, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर यहाँ पे कहीं जो है एक डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल यानी कि -Q प्लस Q। तो अब देखिए इसके ऊपर फोर्स किस तरह से लग सकता है, तो प्लस और ये माइनस, तो ये फोर्स इधर लगेगा, -QE, E1 नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा प्लस प्लस, तो इसको रिपेल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा,
तो QE2, ठीक है ना, वेयर E1 इज नॉट इक्वल टू E2। क्यों E1 E2 इक्वल क्यों नहीं है? ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इक्विडिस्टेंट चलती है ना, इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में गैप कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसके आसपास, और यहाँ पे फील्ड लाइन्स के बीच में गैप ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, ठीक है ना। तो वेयर E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, तो वेरी करिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म हो गई आपकी। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? टोटल फोर्स, तो F इक्वल्स टू QE2 माइनस QE1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन के रिप्रेजेंट करवाएंगे तो एक के साथ माइनस आ जाएगा ना, तो के बराबर हो गया E2 माइनस E1। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? F क्या यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये कैसा है? नॉन जीरो है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर, वो कैसे एक्ट होगा? नॉन जीरो एक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, तो ये नहीं हो सकता। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, जीरो हो भी सकता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। नेट फोर्स कैसा होता है? नॉन जीरो रहेगा, और ये कह रहा है कि ऑलवेज जीरो होगा, तो ये नहीं हो सकता। और मे बी जीरो, जीरो हो सकता है, जबकि हमेशा क्या रहेगा? नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन कट जाते हैं यहाँ पे। फिर देखिए टॉर्क पूछ रहा है, ये तो फोर्स का था। अब देखिए टॉर्क से हम देख लेते थे, तो टॉर्क क्या लगेगी इसके ऊपर? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? PE साइन थीटा, साइन थीटा, और E यहाँ पे क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। और E नेट क्या है अपना? E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कितनी आ रही है इसमें? E1 प्लस E2, क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों की। तो देखिए इसमें साइन थीटा आता है, तो क्या कह रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी जीरो, जीरो हो सकती है, या टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज जीरो, हमेशा ही जीरो रहेगी। तो टॉर्क कब जीरो हो सकती है? कि जब साइन थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो, तब जीरो हो जाएगी, या थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री हो, तब जीरो होगा। तो जीरो डिग्री का मतलब क्या है? मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है ना, तो ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है वो? तो जीरो एंगल बना रहा है, इसका मतलब या तो पैरेलल हो, या फिर 180 डिग्री बनाए, यानी कि एंटी पैरेलल हो, ठीक है। तो ये दो केस होंगे तभी टॉर्क जीरो हो सकती है, या तो डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, या फिर एंटी पैरेलल रखा हो, ठीक है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके अंदर ये डाइपोल मैंने रखा है -q + q, तो अब इस पे कितना डिग्री इंक्लाइंड है इसके साथ? ये 0 डिग्री इंक्लाइंड है, तो या तो जीरो हो या फिर एंटी पैरेलल हो, ठीक है ना, इस तरीके से +q और -q, इस तरीके से रखा हो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो तब आपकी जो है टॉर्क जीरो हो सकती है। तो ये तो पर्टिकुलर कंडीशन आ गई ना अपने पास। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी जीरो, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज जीरो, तो ऑलवेज जीरो तो होगा नहीं, ऑलवेज जीरो तो कब होगा? ऑलवेज जीरो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि जीरो के लिए तो कंडीशन है या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तभी जीरो होगा, हमेशा जीरो तो होगा नहीं। तो ये वाला केस भी लागू नहीं होता, तो बच गया सिर्फ थर्ड ऑप्शन कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी जीरो, तो टॉर्क जीरो हो सकती है, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, तो कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसे आएगा ये? जैसे टोटल चार्ज क्या होता है? Q = NE होता है ना, तो अपन सिंगल का चार्ज देखते हैं। मान लीजिए 1 कूलम कब बनेगा? ये कब होगा 1 कूलम? जब मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अपने पास 1 है,
यूनिटी मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कम से कम इतना चार्ज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे हमने सिंगल लिया है भाई, या तो हम प्रोटॉन ही लेंगे या फिर हम इलेक्ट्रॉन ही लेंगे, ठीक है ना। तो सिंगल के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है, तो वो इतना आएगा, जहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या रखी है 1 रखी है। नेक्स्ट, वोल्ट पर मीटर किसके बराबर है, तो वोल्ट पर मीटर इस किसकी यूनिट है ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, V इक्वल्स टू ई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई अपनी, E इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है ये, वोल्ट पर मीटर। तो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये भी पढ़ा है, फोर्स F अपॉन क्यू। तो फोर्स क्या होती है, न्यूटन, और अपॉन क्यू कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम मतलब C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q अपॉन E 1 कूलम चार्ज के अंदर। तो चार्ज अपना कितना है 1 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो C से C कट गया, तो यह आया 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे अपन, तो यह आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18। इसको आप ऐसे कर सकते हो, 10 अपॉन 16 हो गया, और इंटू 10⁻+19। आपको कोई 10 छोटा है तो आप एक ज़ीरो और लगा लो इसमें, इंटू 10⁻18, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आएगा 6.25। Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.